रैपिड लर्निंग चैनल। ये क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 6 का सेकेंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। मेज ग्रेन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो वो मोनोकोटिलिडनस होता है और एंडोस्पर्मिक होता है। और इसमें एग्जाम्पल गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइस, व्हीट एंड ओट। अब मेजर डिफरेंसेस बीन सीड और मेज ग्रेन के बीच में गिवन है। ये बीन सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं, एंडोस्पर्म नहीं होता, लार्ज एम्ब्रियो होता है, प्लीम्यूल लीव्स फोल्डेड होती हैं, प्लीम्यूल लार्ज होता है, हाइलम और माइक्रोपाइल आपको विजिबल होगा और सीड हमेशा फ्रूट्स के अंदर सेपरेटली पैक्ड होते हैं, जिनको कि हम पॉड बोलते हैं। अब मेज ग्रेन में देखते हैं कि सबसे पहले तो ये 1 कोटिलिडन होता है इसमें, और इसको हम स्क्यूटेलम भी बोलते हैं। इसमें एंडोस्पर्म लार्ज होता है, एम्ब्रियो स्मॉल और प्लीम्यूल लीव्स रोल्ड होती हैं। प्लीम्यूल बहुत ही छोटा होता है, हाइलम और माइक्रोपाइल विजिबल नहीं होते, सीड वॉल और फ्रूट वॉल दोनों की दोनों फ्यूज होने के बाद एक सिंगल ग्रेन बनाती हैं और इसमें कोई भी सेपरेट सीड नहीं होता। जर्मिनेशन, सीड में एक डोरमेंट एम्ब्रियो होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये पीरियड जो होता है उसे हम डोरमेंसी कहते हैं। ये पीरियड ऑफ रेस्ट कहलाता है। बाहर से दिखने में तो ये विदाउट लाइफ दिखता है, लेकिन एक्चुअली में इसमें रिएक्शंस हो रही होती हैं, लेकिन वो बस थोड़ी सी स्लो होती हैं। तो ड्राई सीड को ऑक्सीजन लेनी होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी होती है, लेकिन लाइव और जिंदा रहने के लिए उसको ये काम करना पड़ता है। अब इसको अगर एक प्रॉपर कंडीशन मिल जाए तो वो डॉर्मेंट कंडीशन से निकलकर सीडलिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जर्मिनेशन को कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीडलिंग का डेवलपमेंट एम्ब्रियो से होता है। कई फ्रेश सीड ऐसे भी होते हैं जो कि जर्मिनेट ही नहीं करते, क्योंकि उसको एक पीरियड ऑफ डोरमेंसी से पास होना पड़ता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हर सीड की लाइफ में एक थोड़ा सा डोरमेंसी का पीरियड होता है, उसको पास करने के बाद ही उसमें फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है। अब कंडीशंस को डिस्कस करते हैं जर्मिनेशन के लिए। सबसे पहले इसमें वाटर है, सूटेबल टेम्परेचर और एयर, ये तीनों कंडीशन जर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर, सीड जो है वो वाटर को एनवायरनमेंट से यानी कि सॉइल से लेता है, और दो मेन फंक्शन है वाटर के। पहला तो सीड स्वेल करता है, और स्वेल करने के बाद रेडिकल इलोंगेट कर जाता है, यानी कि वो रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। और वाटर केमिकल रिएक्शंस के लिए यानी कि एंजाइम जो कि फूड कोटिलिडन फूड पर एक्ट करते हैं, उन एंजाइम को वर्क करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों फंक्शन वाटर के होते हैं। सूटेबल टेम्परेचर, इसमें आपको सिर्फ 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर लर्न करने की जरूरत है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल प्लांट के सीड्स होते हैं उनको हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है कंपैरेटिवली टेम्परेट रीजन के सीड से। अब आते हैं हम सेकेंड कंडीशन पे, ऑक्सीजन। जर्मिनेशन के टाइम में ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो रही होती है, रैपिड हो रही होती है, और इस काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी रेस्पिरेशन से ही अवेलेबल होती है, और हम जानते ही हैं कि रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कहलाता है, और इस काम के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सेपरेटली गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कि हम सीड्स को बहुत ज्यादा डीपली गहराई में सॉइल में क्यों नहीं बोते हैं, सो क्यों नहीं करते। उसके दो रीजन हैं। एक तो
जब हम ज़्यादा गहराई में सीड को डाल देते हैं तो वो उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, जिससे कि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। साथ में जब हम बहुत ज़्यादा अंदर सॉइल में लगा देंगे तो उनके जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो उसका जो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल रीजन है वो सॉइल को ब्रेक करके और सॉइल को पुश करके बाहर नहीं आ पाता। तो इन दो रीजंस के कारण हम सीड्स को बहुत ज्यादा गहराई में सॉइल के अंदर नहीं लगाते हैं। अब इन तीनों कंडीशंस को चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इसके लिए हमने ये दो बीकर लिए जिन्हें हमने ए और बी मार्क कर दिया। अब जो ए में हमने वेट कॉटन लिया, वेट कॉटन के साथ हमने सीड्स को रख दिया। ये सीड हमें पी के भी ले सकते हैं, ग्राम और पी इसके ले सकते हैं। और साथ में हमने बी बीकर में ड्राई कॉटन वूल लेकर उसमें सीड्स को रख दिया। अब हम इन दोनों को नॉर्मल ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं और 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं कि ए वाले बीकर में तो सीड्स जर्मिनेट हो गए लेकिन बी में नहीं हुए, जो कि इस बात का प्रूफ है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, क्योंकि हमने ए पार्ट में वेट कॉटन वूल लिया था। अब देख लेते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि सूटेबल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। अब इसमें ए और बी दो बीकर लिए और उसमें ग्राम सीड्स को रख दिया वेट कॉटन वूल के अंदर, दोनों बीकर्स में रख दिया। एक बीकर तो हमने ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे रखा और बी बीकर को हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। तो अब हम ये देखेंगे, 1-2 दिन के बाद हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि ए जिसमें कि हमने वेट कॉटन लिया था उसके अंदर तो सीड्स जर्मिनेट कर गए क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हैं, और जबकि बी बीकर जो कि हमने फ्रिज के अंदर रखा था उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, जो कि इस बात का प्रूफ है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट है कि इट इज यूज्ड टू प्रूव दैट एयर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इसमें हमने ये दो कोनिकल फ्लास्क लिए ए एंड बी, दोनों में ही हमने वेट कॉटन वूल को स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर हमने ग्राम सीड्स रख दिए, सोक्ड ग्राम सीड्स रख दिए। अब इसमें एक टेस्ट ट्यूब में पायरोगैलिक एसिड लेने के बाद उसको हमने कॉर्क में एक थ्रेड से लटका दिया, हैंग कर दिया, और ये पायरोगैलिक एसिड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। ये हमने बी में प्लेस किया और ए में हमने एक टेस्ट ट्यूब को कॉर्क के थ्रू हैंग किया, लेकिन हमने उसमें सिर्फ प्लेन वाटर लिया। अब इसके बाद इन दोनों कंडीशंस में मींस ए और बी दोनों कोनिकल फ्लास्क को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि ए केस में तो सीड्स जर्मिनेट कर गए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल थी, लेकिन बी केस में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी क्योंकि पायरोगैलिक एसिड ने इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसमें जो सोक्ड ग्राम सीड हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाए। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिखता है क्योंकि उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया तो थोड़ा सा जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, ये 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम सारी कंडीशंस को चेक करते हैं। एक हमने ग्लास स्लाइड ली जिसमें हमने 3 सीड को ड्राई कंडीशन में, अब यहाँ पर हमने पहली बार ड्राइड सीड बीन सीड लिए हैं, इन तीनों को हमने टाई कर दिया और इसको एक बीकर में जिसमें कि हाफ फिल्ड वाटर है उसमें रख दिया। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो सबसे टॉप वाला सीड है उसको तो वाटर नहीं मिलेगा लेकिन एयर अवेलेबल है। सेकंड वाले सीड को क्योंकि वो वाटर के लेवल से टच करता हुआ है तो इसको वाटर और एयर दोनों मिल रहा है, और ये जो सीड थर्ड सीड जो है जो कि बॉटम में है इसको वाटर अवेलेबल है। अब जब इस सेटअप को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं
और उसके बाद जब रिजल्ट चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिडिल सीड तो आराम से जर्मिनेट हो गया, लेकिन टॉप और बॉटम सीड जिनको सही कंडीशंस अवेलेबल नहीं थी वो ग्रो नहीं कर पाए। टॉप सीड को ऑक्सीजन तो मिला लेकिन वाटर नहीं मिला, और बॉटम वाले सीड को वाटर मिला लेकिन उसे ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं मिला। तो ये एक्सपेरिमेंट तीनों कंडीशंस को चेक करके बताता है। ये 3 बीन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन पे। यहाँ एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल रीजन फिर से समझने की जरूरत है। जो कॉटिलिडन के ऊपर का पार्ट है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं, और कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों की दोनों सीड में कभी भी एक साथ एलोंगेट नहीं होते, या तो एपिकोटाइल एलोंगेट करेगा या हाइपोकोटाइल एलोंगेट होगा। अगर एपिकोटाइल बाहर आता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एपिकोटाइल अगर बाहर आएगा तो कॉटिलिडन्स सॉइल के अंदर ही रह जाएंगे, और उसका उस टाइप का जर्मिनेशन हाइपोजियल कहलाता है। और अगर एपीजियल जर्मिनेशन है तो उसमें कॉटिलिडन्स बाहर आ जाते हैं। जब हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल में ये डिफरेंस आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर वो हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो एपिकोटाइल एलोंगेट करेगा, और अगर एपिकोटाइल जर्मिनेशन है तो ये हाइपोकोटाइल एलोंगेट करेगा। और इसमें जब हम कॉटिलिडन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो कॉटिलिडन अंडरग्राउंड रहेगा हाइपोजियल जर्मिनेशन में, और जबकि एपिजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन बाहर आ जाएगा। अब इनको अगर हम जर्मिनेशन को हम चेक करें, पी सीड का जब हम चेक करते हैं तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है। जब सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिकल बाहर निकलता है और रूट सिस्टम को डेवलप करता है, और प्लूम्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और उसमें शूट को डेवलप करना होता है। इसमें जब हम स्टेजेस को ध्यान से देखते हैं तो जो प्लूम्यूल है वो आर्च कंडीशन में होता है और ये यंग शूट को इंजरी से बचाता है, और कॉटिलिडन जो है वो फूड सप्लाई करता है जब तक कि सीडलिंग अपने आप इंडिपेंडेंट फूड बनाने में और सरवाइव करने में सक्षम ना हो जाए, तब तक इसे कॉटिलिडन फूड प्रोवाइड करता है। कॉटिलिडन रिमेन अंडरग्राउंड, क्योंकि इसमें कॉटिलिडन सॉइल के अंदर ही है, इसलिए ये जर्मिनेशन हाइपोजियल कहलाता है। एक और मेज ग्रेन का इन्होंने डेवलपमेंट शो करा हुआ है, हाइपोजियल जर्मिनेशन ग्रेन। इसमें भी ये सेम कंडीशन से कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और रेडिकल बाहर निकलता है। इसमें क्योंकि ये मेज ग्रेन है, ये मोनोकोटिलिडन है, तो इसमें कोलियोराइजा रेडिकल का कवरिंग जो है कोलियोराइजा वो कवर उसको प्रोटेक्ट करता है रूट सिस्टम को, और न्यू रूट डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और प्लूम्यूल जो है वो प्रोटेक्टिव शीट कोलियोप्टाइल से बाहर आता है, और कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल दोनों की दोनों मेम्ब्रेनस कवरिंग होती हैं और ये दोनों इसको प्रोटेक्शन देती हैं। कॉटिलिडन स्क्यूटेलम फूड को एब्जॉर्ब करता है, और एंडोस्पर्म जब तक कि वो पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक ये यहाँ पे परसिस्ट करता है। तो हाइपोकोटाइल एलोंगेट नहीं होता, इस टाइप के जर्मिनेशन को हाइपोजियल कहते हैं। अब हम बीन सीड में दूसरा जर्मिनेशन देखते हैं, एपीजियल। इसमें भी सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर को और स्वेल करता है, और रेडिकल डाउनवर्ड ग्रो करता है और रूट सिस्टम बनाता है, और आर्च्ड हाइपोकोटाइल ग्रो करता है और एक लूप बनाता है। इस डायग्राम में देख लीजिए, ये इसमें लूप बन रहा है, और ये लूप जो है उसके कारण ये स्ट्रेट बाहर स्ट्रेट पार्ट निकल रहा है, ये एपिकोटाइल रीजन। तो इसमें हम ये डेवलपमेंट देख सकते हैं। अब आते हैं विविपेरस जर्मिनेशन पे। विविपेरस जर्मिनेशन एक स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन है जो कि राइजोफोरा मैनग्रोव प्लांट में होता है। इसमें एक और एग्जाम्पल है सोनोरेटिया। ये
सीड जर्मिनेशन का स्पेशल टाइप है। इसमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाते हैं और मेन बॉडी से अटैच रहते हैं, लेकिन जर्मिनेशन के बाद प्लांट उनको इन सीडलिंग को सॉइल में ड्रॉप कर देता है और वो अपनी रूट को डेवलप करके एक नए यंग वन को डेवलप उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो विविपेरस, जैसे कि हम ऑलरेडी इस टर्म को जानते हैं कि विविपेरस का मतलब होता है लाइव यंग वन को प्रोड्यूस करना। तो ये प्लांट के अंदर ही जब इसमें जर्मिनेशन हो जाता है तो ये विविपेरस कहलाता है। अब लास्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, सीडलिंग। जर्मिनेशन जो है वो कंप्लीट होने के बाद सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है। सीडलिंग जो है वो ग्रोथ की ऐसी स्टेज है सीड से डेवलप होने के बाद जिसमें कि प्लांट होली इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने आप ही रूट की हेल्प से वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है और उसकी लीव्स जो हैं वो अपने आप फूड मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देती हैं और उसमें से फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो अब यहाँ पर सेकंड पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी कि आपको ये चैप्टर कैसे लगा। Thank you. Have a nice day.